हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर रहे हैं और ये सेक्शन 1 का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। और समझ लो वैकेंसी आपके रास्ते में है, आने वाली है, जल्द ही आ जाएगी। ठीक है, और पूरा विश्वास रखो मेरे पे, मैं कुछ भी फेक न्यूज़ आपको देता नहीं हूँ, आपको भी पता है। तो जैसे कि मैंने बोला था असिस्टेंट कमांडेंट का वैकेंसी आ गया, तो विद इन अ मंथ आपको इसकी भी वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो चलो फिर तैयारी में चार चांद लगाओ, कुछ भी देर मत करो और फटाक से ना A to Z स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो। इस वीडियो को अभी लाइक कर देना क्योंकि आगे के सेशन में आपको मजा आने वाला है। तो ये जो सेक्शन 1 का मैथ है गाइस, चाहे आप जीडी डीबी यांत्रिक तीनों में से किसी का भी दो, सेक्शन 1 का सबका सेम मैथ होता है और मैं आपको सेक्शन 1 का ही मैथ, रीजनिंग, ये सभी चीजें पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तब बताओ मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, मुझे कितना वोट मिला। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जब भी ना कोई एक डेटा फिक्स नहीं दिया ना कि 400 500 वोट था, ऐसा तो नहीं दे रखा है। जब भी ना सिर्फ रेशियो दे रखा हो, कभी खाली प्रतिशत दे रखा हो, कुछ एग्जैक्टली डेटा नहीं दे रखा, तो उसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी डेटा मान सकते हैं। जैसे कि मान लो टोटल वोट कितना था, टोटल वोट 100 था। ठीक है, इसमें से 40% महिला थी, 40% महिला थी मतलब फीमेल थी, और तो 60% मेल हो जाएंगे। अपने से दिमाग लगा लो। ठीक है, खुद से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं ना। अगर मतलब 100 का 40% अगर क्या है, फीमेल है, तो फिर 60% मेल हो जाएंगे। ये तो हमारे पास लॉजिक है। अब इस 40% की 40% ने हमको वोट दिया है, तो 40 का 40% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 महिलाओं ने वोट दिया और 60 मेल के 60% मेल्स ने अपने को वोट दिया। ठीक है, तो टोटल मेल का कितना वोट मिला अपने को, 36। तो हमको कितना वोट मिला गाइस, मेल प्लस फीमेल मिला के 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 कितना हो गया, 52। तो मेरे को उन्होंने 52 वोट दिए हैं। फिर भी जो है आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज बताओ। जिसका भी मैथ खराब है ना, बने रहो चैनल के साथ, तड़ातड़ हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कंटिन्यू करेंगे और जैसी वैकेंसी आ जाती है डिटेल क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जो मैंने एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की मिक्स क्लासेस करा रखी हैं, जाके वहां से आप चैप्टर वाइज पढ़ लो प्लेलिस्ट में से। ठीक है, चलो फिर आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है और उसका मासिक व्यय जो है 6000 है, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करो। अभी देखो गाइस, यहाँ पे 20% क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है, तो वो उसकी एक्सपेंडिचर कितनी हो जाएगी, दिमाग लगाओ, वो 80% हो जाएगा। ठीक है, तो x का 80% हम खर्च कर रहे हैं, तो टोटल कितना खर्च कर रहे हैं, 6000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। कहोगे सर 80 कहाँ से आया जनाब, देखो टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100% में से जब 20% हम बचा रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं, तो 100 में से 20 घटा लो, तो 80% खर्च कर रहे हैं और टोटल खर्च अपना 6000 है, तो मतलब 80% का वैल्यू 6000 है। तो टोटल हमारी इनकम x रुपीज है, तो x का 80% अगर हम खर्च कर रहे हैं 6000 रुपए, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, तो 4 दूनी 8, और ये 25 बार में 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 बार में, मतलब x बराबर 7500। टोटल हमारी इनकम जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7500 रुपए है। तो इनकम हमारी है 7500, 7500 रुपए, एंड हम सेव मतलब कितना एक्सपेंड कितना कर रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर है अपने को कितना, 6000 रुपए। तो उसमें से घटाओगे तो सेविंग हमारे निकलेंगी, कितने निकलेंगी, 1500 रुपए। ठीक है, तो हमारी सेविंग कितनी हो गई, 1500 रुपए। कितनी आराम से हमने इसको आंसर कर लिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। कह रहा है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करो। देखो 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का मतलब समझते हो, 3 को मल्टीप्लाई करो पहले 1 से, फिर दूसरा ऑड नंबर कौन होता है, 3, तो 3 से, फिर तीसरा ऑड नंबर क्या होता है, 5, चौथा ऑड नंबर 7, फिर पांचवा ऑड नंबर 9, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये 15, ये 21, ये 27। इन सबको जोड़ दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और 18 7 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 के 5 हो गया यहाँ पे 2, तो ये 2 और 2 4 और 1 5 और 2 हासिल हो गया 75। तो 75 एवरेज निकालना है ना, टोटल सम हो गया अपना 75, तो एवरेज क्या हो जाएगा,
75 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि काउंट करो, मतलब क्या है ना, प्रथम 5 विषम गुणज, तो इसलिए 5 से डिवाइड किया हमने, तो 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जितने गुणज होते हैं, जितना डिजिट आपने जोड़ा है ना, उतने से आप डिवाइड करते हो। सिंपल सा लॉजिक है। 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ पे, 3 9 15 21 27 मिला के, इसलिए 5 से डिवाइड किया। एवरेज चैप्टर का प्लेलिस्ट में से जाके देखो पूरा डिटेल में, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा होगा। आगे देखो, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक जो है, मतलब टोटल वीकली एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री आर 1534। ठीक है, मतलब 1534 है। तो एक जो काम करने वाला क्या, एक एम्प्लॉय का जो है औसत साप्ताहिक वीकली जो है 118 रुपए है। तो फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या बताओ। सिंपल सा लॉजिक हमने जाना क्या किया, देखो एवरेज यहाँ पे क्या है अपना 118, ठीक है, और तो मतलब ये क्या है, एवरेज आपका क्या है गाइस, एक का 118 है, ठीक है, रुपए, मतलब उसकी सैलरी है जो भी है, एक सप्ताह में क्या है एवरेज 118 देते हैं। और टोटल श्रमिक कितने, मतलब काम करने वाले वर्कर्स कितने, 1534। तो टोटल फैक्ट्री में काम करने वाले की संख्या क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 1534 में 118 को, जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कैसे कर दिया सर, थोड़ा डिटेल में बताओ अपने को, तो दिमाग लगाओ। देखो क्या रहना कि किसी फैक्ट्री में जो टोटल लोग हैं वो 1534 रुपए लेते हैं और एक का इनकम 118 रुपए है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो फिर वापस अपने को क्या जाएगा, 13 लोग, एक आदमी का 118 रुपए है, तो फिर मान लो एक का 118 रुपए, तो एक से आदमी का पेमेंट कितना हो जाएगा, तो एक से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा इतना से, तो x बराबर कितना करोगे 1534/118। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, एक्स फैक्स नहीं माना। ठीक है, तो 13 रुपए हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। 13 टोटल वर्कर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, टोटल कितने वर्कर्स है गाइस, 13। आगे देखो, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के रेशियो में, यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनकी प्रतिशत बताओ। तो मैंने बोला ना कि जब भी फिक्स डेटा नहीं दे रखा, 300 400 500 जब डेटा नहीं दे रखा है, सिर्फ कह रहे हैं यहाँ पे मान लो कि 3:2 के रेशियो में है यहाँ पे। ठीक है, तो लड़कों में 20% और लड़कियों में 25% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिली है, तो सिंपल से हम लोग मान लेते हैं कि 3:2 का मतलब हो गया 300 क्या है बॉयज हैं, और मैं साफ साफ लिख देता हूँ 3, देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या रखा है, 3:2 दे रखा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, बॉयज मान लो 300 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 200, तो मान लेते टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 500 अपने के। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% लड़कों ने वो क्या किया, छात्रवृत्ति मिली, तो जिसको नहीं मिली कितने को नहीं मिली, 80% को नहीं मिली ना, तो 300 का 80% को नहीं मिला है, मतलब 240 बॉयज को नहीं मिला है, और फिर 200 लड़कियां हैं अगर, तो उनमें से 25% को मिला है, तो 75% को नहीं मिला है, मतलब 150 लड़कियों को जो है नहीं मिला है। तो टोटल कितने को नहीं मिला है गाइस, यहाँ पे जोड़ लो 5 4 9 ये 3, ठीक है, तो 390 को नहीं मिला है। ठीक है, ये चीज अपने को समझ में आ रहा है। चलो, तो अब कह रहे हैं कि आपसे ना कि बताओ कि विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली उसका प्रतिशत आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको सिंपली देख लो 390 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है, तो मान लो जिसको नहीं मिला वो 390 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है, ऐसा निकाल लो। ठीक है, चलो यहाँ पे आप 1010 घटा लो और ये 50 दूनी 100 हो गया, तो 39 × 2 कितना हो जाएगा 78%। ठीक है, तो 78% को अभी तक स्कॉलरशिप मिला ही नहीं है। क्लियर है ना, इस तरीके से ये काम कर रहा है। ओके, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में दुगना बेहतर काम करता है, वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब ए अकेला उस काम को करे तो वो कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखो ए जो है रेशियो बी कह रहा है कितना, दुगना बेहतर काम कर सकते हैं, ए रेशियो बी, तो ये 2:1 है किसका, इनका एफिशिएंसी क्या है, तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था, दोनों मिलके 14 दिन में, तो इसका यूनिट और इसका यूनिट 2 और 3 यूनिट मिलके 14 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो ए अकेला 2 यूनिट के साथ कितने दिन में खत्म करेगा, तो 2 × 14, तो ए बराबर 21 डेज में। ठीक है, तो ये मेथड 1 हो गया, ध्यान से समझो, मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से समझ लो, ये क्या कर दिया मैंने, अभी देखो मेथड 2 से समझ लो, मेथड 2 की तरह से हम लोग, रुक जाओ थोड़ा सा, ये लाइन सीधा नहीं जा रहा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि सीधा लाइन चला जाए।
चलो अभी मेथड 2 की मदद से हम लोग देखो किस तरीके से करेंगे। मेथड 2 कह रहा है ए एंड बी का जो है ना, अब कह रहा है एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 दे रखा है, ये एफिशिएंसी है। तो डेज का रेशियो क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो 1:2 क्या हो जाएगा, डेज का रेशियो। तो दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, 14 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो ए मान लो x डेज में खत्म करेगा, तो बी 2x डेज में खत्म करेगा। तो दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, x इंटू 2x बटा में क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2x 3x, और दोनों मिलके 14 दिन में। तो ये x कट जाएगा, ये 2 7 14, तो x बराबर 21 डेज। ठीक है, तो पूछ रहे ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए x डेज में खत्म करता था, तो x का वैल्यू वही क्या है, 21 डेज। ठीक है, वहीं पे अगर b को खत्म करना होता तो ये 42 दिन के अंदर खत्म करता। क्लियर है ना, तो 21 डेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 400 नींबुओं की लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ उस लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखो 400 का क्या कह रहा है ना कि लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस बराबर है 320 के सेलिंग प्राइस के। तो सीपी बटा में एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 320 बटा में 400। जस्ट लाइक ये 400 इधर बटा में आ जाएगा और ये सेलिंग प्राइस इधर बटा में आ जाएगा। तो अपने को देखो सीपी बराबर मिल गया 320, सेलिंग प्राइस आ गया 400 रुपए। तो हमने देखो हमको प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट कितना का हो गया गाइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कर लो, 400 माइनस 320, तो 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब प्रॉफिट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80 जो है वो 320 का कितना प्रतिशत है, निकाल लो। ये 4 बार में कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा, तो प्रॉफिट का प्रतिशत बराबर हो गया 25%। क्लियर है ना। चलो मैं बोल रहा हूँ ना, जहां से भी जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप जाके पूरी प्लेलिस्ट में से पढ़ लो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा किस तरीके से। अब सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा एग्जाम तक। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंची इमारत से एक टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके सतह का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। देखो 10 मीटर ऊंची, ये मान लो 10 मीटर ऊंची एक इमारत है और एक ये बहुत ऊंचा टावर। अगर इस इमारत पे से मान लो हम चढ़ के इस टावर को देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, छत पे से हम देख रहे हैं कहीं इस टावर को देखते हो ना, कभी गर्मी के दिन में हम छत पे चढ़ते हैं तो हमको बहुत ऊंचे ऊंचे टावर, जस्ट लाइक कि नेटवर्क कोई कोई सिम वाले, बीएसएनएल वाले, एयरटेल वाले, ये सभी वाले टावर्स दिखते हैं। तो हम छत पे से टावर देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। और वहीं जो नीचे से हम घर के छत को देखते हैं ना, कह रहा है कि औसतता का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इमारत से एक टावर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, और उसके सतह का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब नीचे से अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो ये कितना लग रहा है अपने को, हम घर को देख रहे हैं तो 45 डिग्री लग रहा है। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। तब आपसे पूछ रहे हैं टावर की ऊंचाई बताओ। पहली बात तो देखो टावर, ये जो घर की ऊंचाई 10 मीटर है, क्या है, हाँ 10 मीटर है ना, 10 मीटर। तो इसके समानांतर इस साइड भी आधी टावर, जो हमको पता है ये आधा 10 मीटर का हो गया, आधा या फिर उससे कम जो भी है, मतलब जो हमको नीचे का हिस्सा है वो 10 मीटर हो गया। ये ऊपर का हिस्सा जो बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो है हमको हाइट निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे होंगे, ये जो ट्रायंगल है मान लो यहाँ से ए बी सी के अंदर अपने को क्या परपेंडिकुलर पता है और बेस का निकालना है। तो जब उसमें क्या करोगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बटा और डिवाइडेड बाई बेस होता है। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, tan बटा में BC। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा में BC। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब इसका वैल्यू भी जो है, BC का वैल्यू 10 हो गया, तो इस वाले का भी वैल्यू 10 ही हो जाएगा। मान लो ये यहाँ पे D मान लो और इसको E मान लो, तो AD का वैल्यू भी 10 हो जाएगा, बिकॉज दोनों समानांतर है और इक्वल है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है x का वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, tan का वैल्यू यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आधार का वैल्यू दे रखा है बेस का और आपसे परपेंडिकुलर का पूछ रहा है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर क्या करोगे, लंब मतलब ED बटा में क्या करोगे, AD। √3 इंटू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू, ED बटा में क्या करोगे, AD का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, तो ED बराबर हो गया tan √3। तो पूरे टावर का पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ED प्लस में क्या हो जाएगा, आपसे DC हो जाएगा ना यहाँ पे। मतलब ये ऊपर से नीचे तक मतलब ये वाला वैल्यू और ऊपर का 10 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना है गाइस, ED का वैल्यू आ गया tan √3 प्लस में ये कितना हो गया आपका 10 मीटर। तो tan √3 को ना यहाँ पे 1.732 हो जाता है √3 का वैल्यू, प्लस में 10 तो कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 17.32 हो जाएगा ना, प्लस 10 हो जाएगा 27.32
मीटर। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू होता है ना 1.732, वैल्यू याद रखना होगा अपने को, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो फिर आप अपने को वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 हो जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो 27.32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखो, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अभी बराबर छोड़ो, माइनस कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉसेक 45 का वैल्यू होता है √2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, यहाँ पे बटा में अगर 1 मान लेते हैं तो एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा 2√2। तो यही तो आंसर कहाँ पे है, देख लो, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। बहुत ही आराम से निकल जाता, अपने को कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलो 10th और एंड क्वेश्चन कर रहे हैं, आज के क्लास में 10 ही होगा, 2 क्लासेस में आपको 10-10 क्वेश्चन होंगे और आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, क्लासेस पे व्यूज अच्छी जाएंगे, बच्चे एक्टिव होंगे तो फिर क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के साथ, अदरवाइज 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। कह रहा है घन मतलब एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, ऐसे बहुत ही गंदा वाला क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अच्छा सा 2 कौड़ी का क्यूब बनाता हूँ, रोको, जिसकी कीमत 10 पैसे भी नहीं होंगी। ये क्यूब है और इसका डायगोनल जो है ना, डायगोनल 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है इस घन का जो है पूरा वो बताओ, वॉल्यूम बताओ। तो इसका देखो विकर्ण क्या हो जाता है, विकर्ण का वैल्यू क्या होता है डायगोनल का, √3 2 होता है, तो 6 बराबर क्या है ना, रुक जाओ, 3√a हो जाता है, तो 6 का वैल्यू क्या है गाइस, √3a हो जाता है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 6/√3। तो नीचे में √3 है तो ऊपर नीचे कर लेते हैं परिमेयकरण ना, तो 6√3 बटा में 3, मतलब ये 2 कट जाएगा, तो a बराबर 2√3 हो जाएगा। अब बोलोगे सर इतना फास्ट बताओ, थोड़ा स्लो बताओ, ठीक है, शुरू में बता रहा हूँ, स्लो बता रहा हूँ। देखो एक घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, √3 हो जाता है, √3 इंटू ए होता है, ए का मतलब भुजा, ठीक है, एक साइड, और वहीं पे विकर्ण का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका वैल्यू √3 इंटू ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये जो आपका ये जो चीज है √3 इस साइड आ जाएगा बटा में, तो 6 बटा में √3 कर लोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे √3 इंटू √3 से, ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6√3 बटा में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो एक साइड का वैल्यू 2√3 आ गया, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, ए क्यूब हो जाता है, ए का वैल्यू 2√3 है, तो क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3, ये क्या लिख दिया मैंने, 2√3 हो जाएगा ना यहाँ पे। अब देखो ये चीज क्या है ना, मैं फिर से 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 बार 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8, और √3 2 बार मल्टीप्लाई होके 3 बन जाता है, तो ये 24 √3 आंसर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। चलो कमेंट करके बताओ 10 में से कितना नंबर आपने गेन किया अभी इस वीडियो के अंदर, जल्दी से। और अगर अपनी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो फट से, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।